पास कैंसर थेरेपी में हमारे पास सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज कैंसर। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, कि बॉडी में कोई भी सेल है अगर वो आपके पास अनकंट्रोल्ड डिवाइड हो रहा है, खुद ब खुद मल्टीप्लीकेशन उसकी हो रही है, तो उसको हम कहेंगे ये कैंसर है। ठीक है। नॉर्मली हमारे पास जो नॉर्मल सेल होते हैं, नॉर्मल सेल, ठीक है, और इसके ऑपोजिट हमारे पास कैंसर सेल। ठीक है जी। अब हमारे पास जो नॉर्मल सेल हैं इनकी जो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होती है ये हमारे पास कंट्रोल्ड फैशन में होती है, लेकिन कैंसर सेल जो होते हैं वो आपके पास अनकंट्रोल्ड फैशन में खुद ब खुद मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ठीक है। अब ये जो कैंसर सेल हैं वो बॉडी में किसी जगह पे भी हमारे पास लाई कर सकते हैं, कहीं भी, कहीं किसी ओरिजिन से भी वो आपके पास ओरिजिनेट हो सकते हैं। स्क्वेमस सेल हो सकते हैं, ठीक है, बोन मैरो के सेल हो सकते हैं, अदर स्किन के सेल हो सकते हैं, तो कोई भी सेल जो है वो आपके पास कैंसर में डेवलप हो सकता है। ठीक है। अब इसको समझने से पहले हमारे पास एक सेल साइकिल होता है जो कि आपने बड़ी दफा पढ़ा होगा हमारे पास। उसमें क्या होता है कि पहले G1 फेज होता है, फिर आपके पास एस फेज होता है, एस फेज के बाद आपके पास G2 फेज होता है, और G2 के बाद आपके पास एम फेज होता है। ठीक है। ये जितने भी आपके पास फेजेस हैं, एम फेज से पहले पहले ये जो आपके पास फेज है ना, एम फेज, ये होता है माइटोटिक फेज। माइटोटिक, माइटोसिस, मतलब कि इस फेज में क्या होता है कि सेल डबल हो जाता है। ठीक है। ये जो सेल है आपके पास, यहां तक ये जितने फेज हैं, G1 फेज है, एस फेज है, G2 फेज है, यहां तक क्या होता है कि प्रिपरेशन होती है, सेल में ऑर्गेनेलिज बनती हैं, डीएनए बनता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है। तो रेप्लिकेट होने के बाद आपके पास जब तक वो G2 फेज में आ जाता है तो वो आपके पास फुल प्रीपेड होता है। और जैसे ही G2 फेज से फर्दर एम फेज में इंटर होगा तो एम फेज में आपके पास माइटोसिस हो जाएगी, और ये जो आपके पास सेल था वो दो में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब इस फेज में आके क्या हुआ कि ये जो सेल था वो दो सेल में डिवाइड हो गया। तो इस तरह से आपके पास जो सेल साइकिल है वो कंटिन्यूसली बॉडी में रन कर रहा होता है। ठीक है। अब हमारे पास हमने जो ड्रग्स डिस्कस करनी है आज, उनमें कुछ ड्रग ऐसी होंगी जो कि आपके पास स्पेसिफिक होंगी एस फेज पे, एस फेज को इनहिबिट करेंगी। ठीक है। और एस फेज में मोस्ट कॉमनली आपको पता होना चाहिए कि एस फेज में क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन जो होती है ना, मोस्ट स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो वो एस फेज में होती है। इसके अलावा हमारे पास जो G1 फेज है और G2 फेज है, इनमें बाकी जो ऑर्गेनेलीज हैं वो आपके पास प्रोलिफरेट होती रहती हैं, ऑर्गेनेलीज की फॉर्मेशन होती रहती है, लेकिन स्पेसिफिक एस फेज जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन करता है। अब कुछ ड्रग जो होंगी वो आपके पास स्पेसिफिक एस फेज पे आके एक्ट करेंगी, ठीक है, और इस फेज को इनहिबिट करेंगी। बाकी कुछ ऐसी ड्रग हैं जो कि एम फेज को इनहिबिट करेंगी, और कुछ ऐसी ड्रग हैं जो कि आपके पास ऑल ओवर द सेल, मतलब कि कहीं भी आपके पास, वैसे तो टोटली ये जो पूरे का पूरा जो सेल साइकिल चल रहा है, सारे के सारा आपके पास सेल जो है वो प्रीपेयर हो रहा है, तो कहीं भी जाके अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक हो गया। यहां तक बात होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि व्हाट इज द साइड इफेक्ट। तो हमने बात की कि हमारे पास जो कैंसरस सेल हैं वो आपके पास क्या होते हैं कि अनकंट्रोल्ड उनकी सेल डिवीजन हो रही होती है। ठीक है। उनको पे कोई कंट्रोल नहीं होता, तो उनकी जो मल्टीप्लीकेशन होती है ना, मल्टीप्लीकेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होता है। ठीक है। जो सेल कैंसर सेल होते हैं, तो जब हमने क्या किया कि हमने ड्रग्स यूज की, अब हमने ड्रग्स यूज की जो कि आपके पास इस मल्टीप्लीकेशन को इनहिबिट कर रही है, लेकिन हमारे पास ये जो हम ड्रग यूज कर रहे हैं इसको ये तो नहीं पता ना कि ये जो हमारे पास सेल हैं ये नॉर्मल सेल हैं या कि हमारे पास जो कैंसर सेल हैं। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा ना हमारे पास क्या होता है, मिसमैनेज हो जाती है, मतलब बॉडी जो होती है वो मिसमैनेज कर जाती है जो ड्रग होते हैं। एक तो हमारे पास कैंसर सेल था, जैसे कि यहाँ पे हम थायराइड सेल बना लेते हैं। ठीक है जी। तो थायराइड सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास अगर थायराइड का कैंसर हो रहा है तो ये आपके पास फंक्शनल कैंसर होगा, मतलब कि ऐसे सेल की मल्टीप्लीकेशन हो रही है कि जो आपके पास TSH और फर्दर आगे आपके पास क्या होता है कि T3 T4 बनेगा। ठीक है। तो हमारे पास बॉडी में थायराइड का लेवल जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। एक तो ये बात है। फंक्शनल ट्यूमर है, कुछ ऐसे ट्यूमर होते हैं जिनका मास इफेक्ट होता है कि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है कि ट्यूमर का कैंसर बन रहा है, अगर यहाँ पे कैंसर डेवलप हो रहा है तो कैंसर के डेवलप होने की वजह से आपके पास जो बॉडी के अदर ऑर्गन्स है ना, मतलब कि हमारे पास ये थायराइड है और इसके पीछे आपके पास पोस्टीरियर क्या होता है, ट्रेकिया होगा, तो ट्रेकिया को क्या करेगा, ये कंप्रेस करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो कैंसर दो किस्म के होते हैं। अब हमने ड्रग दी है इसको इनहिबिट करने के लिए कि ये जो कैंसर सेल डेवलप हो रहे हैं ये ना बने, लेकिन लेकिन हमारे पास बॉडी में कुछ ऐसे सेल भी हैं जो कि आपके पास
ज्यादा ज्यादा उनकी मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है, नॉर्मल भी वो ओवर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें तो हमारे पास जो बोन मैरो के सेल हैं, ठीक है, बोन मैरो में हमारे पास हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल है। प्लेटलेट का जो हमारे पास लाइफ साइकिल होता है वो भी 2 वीक्स तक है, 8 to 10 है। उसके अलावा अगर हम बात करें रेड ब्लड सेल की तो वो आपके पास 120 डेज लाइफ साइकिल है उसका। तो इसके बाद मतलब कि हमारे पास बोन मैरो में बार बार जो सेल की प्रोडक्शन हो रही होती है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो जीआईटी है ना, जीआईटी का मिकोजा जो है वो भी आपके पास क्या होता है, उसकी भी जो प्रोलिफरेशन है, जो प्रोडक्शन है, वो भी आपके पास बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है, वो भी ज्यादा से ज्यादा प्रोलिफरेट हो रही होती है। पहली बात हमने की कि बोन मैरो के सेल, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जीआईटी मिकोजा, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं हमारे पास, अगर यहाँ पे हम एक, हमारे पास ये एक कोई भी करेक्टर है हमारे पास, और अब यहाँ पे ये ड्रग यूज कर रहा है, तो हमारे पास ऐसा बंदा जो होगा ना, कोई भी पेशेंट जो होगा, तो हमारी बॉडी में जो हेयर की प्रोडक्शन होती है ना वो भी बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली हो रही होती है, हेयर सेल भी जो होते हैं ना वो भी बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट हो रहे होते हैं। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास हेयर सेल जो है, ठीक है जी, 3 बातें हो गई। तो अगर हमने बाहर से ड्रग दी है किसको, कैंसर सेल की, ये जो कैंसर मल्टीप्लिकेशन हो रही थी इसको इनहिबिट करने के लिए, लेकिन लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास अदर जो ओवर ग्रोइंग सेल्स हैं, मतलब बोन मैरो के सेल, उनको भी ये ड्रग जो है वो इनहिबिट करेंगी, फर्दर जीआईटी को भी इनहिबिट करेंगी और हेयर सेल को भी इनहिबिट करेंगी। अगर बोन मैरो को हमारे पास इनहिबिट किया जा रहा है, फर्दर कैंसर के साथ साथ बोन मैरो के सेल भी आपके पास, उनकी भी डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो इसके नतीजे में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास बोन मैरो सुप्रेशन, बोन मैरो सुप्रेशन, ठीक है। तो बोन मैरो सुप्रेशन अगर होगी तो पैनसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा या नहीं, पैनसाइटोपिनिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैनसाइटोपिनिया, कि हमारे पास रेड ब्लड सेल वो भी कम हो रहे हैं, हमारे पास प्लेटलेट्स जो हैं वो भी कम हो रहे हैं, हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल जो हैं वो भी कम हो रहे हैं। तो पहला कंडीशन हमारे पास, जो पहली साइड इफेक्ट होती है ना, ऑल ओवर द एंटी कैंसर ड्रग, कोई भी कैंसर ड्रग होगा तो उसका पहला साइड इफेक्ट जो होगा वो बोन मैरो सुप्रेशन के साथ जो पेशेंट होगा वो मिलेगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो जीआईटी की मुकोजा है उसको जाके वो डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, ठीक हो गया, दोबारा दोबारा रीन्यू होता है हमारे पास जीआईटी का मुकोजा। तो इसके नतीजे में जो एंटी कैंसर ड्रग का मोस्ट कॉमन प्रोबेबली मतलब लाजमी होगा कि ये जो पेशेंट होगा वो डायरिया के साथ मिलेगा, डायरिया, ठीक है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास अगर हेयर सेल की प्रोडक्शन को रोक रहे हैं कैंसर सेल बाहर, तो हमारे पास जो पेशेंट होगा वो एलोपेशिया के साथ, मतलब कि उसके जो बाल होंगे वो गिरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से अगर कोई कीमोथेरेपी का पेशेंट होता है तो उसको पहले उसके जो बाल होते हैं उसको क्लियर किया जाता है, ठीक है जी। तो ये 3 मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हैं। यहां तक हमने बात की कि क्यों होता है, किस तरह से होता है, ये हमारे पास क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास, अगर कोई बंदा कैंसर थेरेपी ले रहा है तो कैंसर थेरेपी लेने की वजह से उसको क्या होगा, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ठीक है जी। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम इस पेशेंट को होगा, ये मोस्ट कॉमन है। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो सेल है, कोई भी सेल है, अब हम इसको तोड़ रहे हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो सेल में हमारे पास जो भी कंटेंट, जो प्रोडक्ट सेल के अंदर पड़ी है वो आपके पास क्या होगा कि वो बाहर आ जाएगी और वो सर्कुलेशन में आके, यहाँ पे अगर हम ब्लड बना दें, हमारे पास ये ब्लड वेसल है, तो वो आपके पास जो भी प्रोडक्ट होगी वो बाहर आ जाएगी। तो सेल के अंदर होता क्या क्या है, सबसे पहले सेल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर होता है जी डीएनए, ठीक है जी, डीएनए की बात होगी। उसके अलावा सेल्स आर पोटाशियम बैग, जो सेल होता है वो पोटाशियम बैग्स होते हैं, मतलब कि पोटाशियम होता है सेल के अंदर। इसके अलावा हमारे पास फोस्फेट जो होता है वो भी सेल के अंदर होता है, ठीक है जी, फोस्फेट, पोटाशियम, डीएनए। तो जब सेल की डिस्ट्रक्शन हुई तो सेल हमारे पास हमने तोड़ दिया, जो सब सेल तोड़ा तो ये जो प्रोडक्ट होंगी वो सारी की सारी बाहर आ जाएंगी, ठीक हो गया। जब सारी की सारी बाहर आ जाएंगी तो आपके पास ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के नतीजे में पेशेंट को क्या होगा, हाइपर कैलीमिया, ठीक है। हाइपर कैलीमिया, लीमिया, ईमिया का मतलब होता है ब्लड, और हाइपर कैलीमिया पोटाशियम का लेवल ज्यादा हो गया, हाइपर फोस्फेटीमिया, हाइपर फोस्फेटीमिया हो जाएगा पेशेंट को। और इसके अलावा ये जो डीएनए है ना, डीएनए में हमारे पास अगर डीएनए को और ज्यादा हम विजुलाइज करें और ज्यादा मैग्नीफाई करें तो इसमें नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, प्यूरीन्स, पायरामिडीन। और ये जो प्यूरीन, पायरामिडीन हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस होती है ना, इनकी फर्दर जो मेटाबॉलिज्म होता है वो किस तरह से होता है कि अगर नाइट्रोजनस बेस है तो ये कन्वर्ट होगी हाइपोजेंथीन में, हाइपोजेंथीन में, और फिर आपके पास फर्दर कन्वर्ट होगी जेंथीन में,
ठीक है, और जेंथीन के बाद ये कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास यूरिक एसिड में। ये आपके पास इसके मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। अगर हमारे पास बार बार जो सेल हैं वो टूट रहे हैं, डीएनए का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, टूट रहा है, नाइट्रोजनस बेस निकल रही हैं, तो बार बार हमारे पास हाइपोजेंथीन, जेंथीन और जेंथीन दोबारा से यूरिक एसिड बना देगी। और अगर यूरिक एसिड बार बार आपके पास ब्लड में ज्यादा हो रहा है तो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम की वजह से पेशेंट को क्या होगा, हाइपर यूरेसीमिया, यूरेसीमिया। ठीक है, तो ये जो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम मैंने आपको पढ़ाया, इसके पढ़ाने का मकसद क्या था कि अगर कोई पेशेंट एंटी कैंसर ड्रग ले रहा है तो आपके पास उसको क्या मिलेगा, बोन मैरो सुप्रेशन, पैनसाइटोपिनिया, डायरिया, एलोपेशिया और फर्दर आपके पास हाइपर यूरेसीमिया। तो ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। कोई भी एंटी कैंसर ड्रग की बात होगी, कभी भी होगी, तो ये वो आपके पास 100% साइड इफेक्ट हैं जिनको कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पास ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम की, फिर दोबारा से हम उधर आ जाएंगे। तो यहां पे अगर आप देखें कि ये उसने लिखा हुआ है कि हमारे पास ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, तो ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में हमारे पास क्या होगा, वो कह रहा है कि हमारे पास ये जो सेल है वो टूट रहे हैं, तो हमारे पास क्या निकला, पोटाशियम निकलिया निकला। ठीक है, पोटाशियम हमारे पास हाइपरकलीमिया की अदर साइड इफेक्ट ये होते हैं कि मसल वीकनेस करवा देता है, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है ना उसको डिस्टर्ब करवा देगा, और इसी वजह से अरिदमिया भी काज हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पे इसका मेन इफेक्ट होता है। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास फॉस्फेट इंक्रीज हो जाएगा, और फॉस्फेट हमारे पास जो कैल्शियम होगा उसके साथ बाइंड हो जाएगा, कैल्शियम के लेवल को और ज्यादा डिक्रीज कर देता है। ठीक है, अब हमारे पास यूरिक एसिड जो था वो भी इंक्रीज हो रहा है। वो किस तरह इंक्रीज हो रहा था वो भी मैंने आपको बात बता दी। और ये जो आपके पास फॉस्फेट है, ये सेल से निकला है, ये कैल्शियम के साथ बाइंड होके क्या बना देगा, कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल, और एक्यूट किडनी इंजरी, और दूसरा आपके पास नेफ्रोलिथियासिस के ये स्टोन भी बना सकता है। और कैल्शियम अगर बॉडी में कम हो रहा है तो ये सीजर और टेटनी की काजेज करवा सकता है। ठीक हो गया जी, सीजर्स हो सकते हैं, और कैल्शियम का लेवल कम है तो ये आपके पास टेटनी काज करवा देगा। Oncological emergency triggered by massive tumor lysis seen most often with the lymphomas leukemias। अगर आपके पास किसी पेशेंट को लिम्फोमा या ल्यूकीमिया है और उसने क्या किया है कि ड्रग लेना यूज किए या नहीं नहीं भी ले रहा, तो उसके जो ट्यूमर सेल हैं वो जाहिर बात है बार बार अगर रप्चर हो रहे हैं तो उसके नतीजे में क्या मिलेगा, यूजली कॉज्ड बाय ट्रीटमेंट इनिशिएशन, के ट्रीटमेंट शुरू की है, बट कैन अकर स्पॉन्टेनियसली विद फास्ट ग्रोइंग कैंसर, रिलीज पोटाशियम, हाइपरकैलेमिया, रिलीज ऑफ फॉस्फेट, हाइपरफॉस्फेटीमिया, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया क्यों होगा, क्योंकि ये जो फास्फेट होता है ना, ये आपके पास जैसे ही सर्कुलेशन में आएगा तो आपके पास ये जो कैल्शियम होगा उसको अपने साथ बाइंड कर लेगा। ठीक है, उस वजह से हाइपोकैल्सीमिया ड्यू कैल्शियम सेक्विस्ट्रेशन बाय द फॉस्फेट एंड न्यूक्लिक एसिड ब्रेकडाउन, हाइपर यूरिसीमिया, एक्यूट किडनी इंजरी। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट इंक्लूड एग्रेसिव हाइड्रेशन, एलोपेरिनोल, और हमारे पास रेसब्यूरिकेज। ये जो हमारे पास ड्रग होती है ना, जेंथीन ऑक्सीडेज, जो मैंने वहां पे बात की, एलोपेरिनोल और रेसब्यूरिकेज, ये क्या करवाती है हमारे पास, ये जो जेंथीन है ना, यहाँ पे जेंथीन ऑक्सीडेज इंजाइम होता है, जेंथीन ऑक्सीडेज इंजाइम। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ दोनों पे एक्ट कर रहा होता है। और ये एलोप्रिनोल जो ड्रग होगी ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। जब इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया जाएगा तो हमारे पास ये जो हाइपोजेंथीन है ये ही ज्यादा होगी। फर्दर आपके पास ये जो प्रोसेस है, फर्दर नीचे यूरिक एसिड इससे नहीं बनेगा। ठीक हो गया, तो इस वजह से ये जो ड्रग है इसमें यूज की जा सकती है ताकि किसी पेशेंट को जो है हाइपर यूरिसीमिया ना हो। अब ये जो हमारे पास ये जो पाथवे है मस्कोस्केल्टन में, अगर आपको अभी यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो आपने मस्कोस्केल्टन जो बुक आपके पास है ना, फर्स्ट एड है, फर्स्ट एड का जो मस्कोस्केल्टन वाला चैप्टर है ना, वो आपने खोल लेना है, और उसका 496 पेज जो है ना उस पे ये पूरा पाथवे बना हुआ है कि कैसे प्यूरिन्स, हाइपोजेंथीन और जेंथीन और फिर प्लाज्मा यूरिक एसिड जो है वो किस तरह उसमें कन्वर्ट होती है, और ये जो ड्रग है वो किस तरह कहाँ पे जाके इनहिबिट करती है। 496 पेज है आपके पास जो है फर्स्ट एड का। ठीक है, वहां पे जाके ये पाथवे जो है वो और ज्यादा क्लियर कर लीजिएगा। हम दोबारा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे पास हमने टॉपिक शुरू किया एंटी कैंसर थेरेपी। तो एंटी कैंसर थेरेपी में हमारे पास जो 4 मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हैं, बोन मैरो सुप्रेशन, ठीक है जी, डायरिया, एलोपेशिया और हाइपर यूरेसीमिया। यहां तक बात होगी ये क्लियर। और अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास कि जो ड्रग्स हैं हमारे पास वो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, ये हमारे पास जो ड्रग्स होती हैं ये मोस्ट स्पेसिफिकली एस फेज पे जाके एक्ट करती
होती हैं, एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो एस फेज कौन सा था, मैंने आपको बताया पहले, हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो ये जो साइकिल है यहाँ पे, ये जो एस फेज है यहाँ पे स्पेसिफिकली एस फेज पे जाके ये एक्ट करेंगी। और हमारे पास ये जो जितनी भी ड्रग हैं, इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास ये जो डीएनए है, अगर मैं डीएनए का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाऊं, ठीक है, तो अगर हम इसको और ज्यादा डीपली स्टडी करें तो इसमें हमारे पास ये जो डीएनए होता है ना, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये कंसिस्ट होता है नाइट्रोजनस बेसिस पे, ठीक है। नाइट्रोजनस बेसिस आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स बनाती हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स आपके पास अरेंज होती हैं पूरे डीएनए में, ठीक है। हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो आपके पास कौन कौन सी होती हैं, एक होती है प्यूरीन, थोड़ा बायोकेम में जा रहे हैं हम, आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह समझ आएगी आपको। पायरामिडीन, हमारे पास ये नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, ठीक है। अगर हम पायरामिडीन की बात करें तो इसमें हमारे पास नाइट्रोजनस बेस कौन कौन सी आती हैं, इसमें वाई आ रहा है, तो हमारे पास वाई के लिहाज से कौन कौन सी हैं, थायमीन, थायमीन, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास साइटोसिन, ठीक है। ये जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये इनको कहा जाता है पायरामिडीन, ठीक है। और पायरामिडीन ये इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके पास सिंगल रिंग पे डिपेंड कर रहा होता है। थोड़ी सी बेसिक अगर आपको पता लगेगी तो फिर आपको ये टॉपिक जो है समझ आएगा, इसलिए आप सुनते जाएं। और प्यूरीन आपके पास ये जो बेसिस होती है नाइट्रोजनस बेसिस, उसमें क्या होता है हमारे पास एडिनिन, एडिनिन और गुआनिन, गुआनिन। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है प्यूरीन्स हमारे पास ये डबल रिंग स्ट्रक्चर पे कंसिस्ट होती हैं, कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अब हमारे पास ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो फर्दर आगे हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स बना देते हैं। वो न्यूक्लियोटाइड्स किस तरह से बनाएंगी कि अगर इसके साथ एक राइबोज शुगर अटैच कर दिया जाए, राइबोज शुगर, और प्लस अगर फॉस्फेट ग्रुप अगर अटैच कर दिया जाए तो ये हमारे पास है न्यूक्लियोटाइड। और इस तरह की बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड जो होती हैं वो डीएनए में लाई कर रही होती हैं, मतलब कि डीएनए इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। कि अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे एक दीवार में बनाऊं एक दीवार, तो दीवार में क्या होता है हमारे पास ईंटें, ब्रिक्स होती हैं, ब्रिक्स होती हैं ना। तो इसी तरह से डीएनए के अंदर हमारे पास ये न्यूक्लियोटाइड्स पड़ी होती हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स मिलके डीएनए बनाती हैं, ठीक हो गया। और इसकी जो हमारे पास फर्दर जो सीक्वेंस होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये हमारे पास एडिनिन, थायामीन और गुआनिन और साइटोसिन ये इस तरह से आपस में बाइंड होती हैं, ठीक है। हमारे पास ये जेनेटिक्स में जा रही है बात। अच्छा, अब दूसरी बात जो नेक्स्ट हम लेके चलते हैं कि हमारे पास ये जो हमने बात कर ली, अब ये जो एंटी मेटाबोलाइट्स ड्रग है ना, वो पता क्या करेंगी, वो हमारे पास जो डीएनए का स्ट्रक्चर है ना, इसको आके क्या करेंगी, इसको आके तोड़ने की कोशिश करेंगी, मतलब इसको मैनिपुलेट करेंगी। मैनिपुलेट करने का मकसद ये होगा कि कोई भी ड्रग है, जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास क्लेड्रीबीन है या हमारे पास सेट्राबीन है, तो कोई भी ऐसी ड्रग होगी जो कि हमारे पास मिमिक करेगी, ये पायरामिडीन इसको मिमिक करेगी, उसका जो स्ट्रक्चर होगा सेम पायरामिडीन वाला होगा, ठीक है। क्या है हमारे पास, सेट्राबीन, ये हमारे पास अगर ड्रग है ना, तो ये क्या कर रही है, ये मिमिक कर रही है पायरामिडीन को, ठीक है। वो बता रही है कि मैं पायरामिडीन हूं, मुझे एक्सेप्ट कर लो, और मैं फर्दर आपके पास डीएनए में जाके लगूंगी। लेकिन जब ये सेट्राबीन आके डीएनए में लगती है तो हमारे पास डीएनए का जो इंजाइम होता है ना, डीएनए पॉलीमरेज इंजाइम, जो कि प्रॉपर डीएनए की रेप्लिकेशन करवाता है, ठीक है। तो वो आपके पास क्या होता है, रेप्लिकेशन में क्या होता है कि सबसे पहले रेप्लिकेशन फोक बनता है, जब डीएनए की रेप्लिकेशन, इस तरह डीएनए है ना, तो डीएनए में हमारे पास पहले क्या होता है कि पहले रेप्लिकेशन फोक बनता है, ये फोक बना है रेप्लिकेशन फोक, ये इस तरह से जिधर से आगे डीएनए बाकी रेप्लिकेट, ये फोक बना है। तो यहाँ पे आपके पास हेलिकेज एंजाइम होगा जो कि डीएनए को दोनों साइडों पे करेगा, फिर यहाँ पे आके प्रॉपर न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो होती हैं अटैच होती हैं, और फिर ये यहाँ पे इसकी कॉपी बनती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। बात करने का मकसद ये है कि हमारे पास ये पायरामिडीन की जगह ड्रग आके लगी, और ड्रग क्या करेगी, ड्रग हमारे पास यहाँ पे जो इंजाइम यूटिलाइज हो रहा होता है जिसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज इंजाइम इसको इनहिबिट कर देगी, ठीक हो गया। तो ये सारा काम है, ठीक है। सारे का सारा जो टॉपिक था ना वो यही है, जो मेन उसका नट शेल में अगर मैं बात करूं तो हमने क्या करना है, हमने डीएनए को धोखा देना है, ठीक है। कि तेरी हमारे पास क्या हो रहा है कि तू प्रॉपर स्ट्रक्चर सही बना रहा है डीएनए, लेकिन उसकी जगह हम क्या करेंगे,
ऐसी ड्रग जाके उसमें इंटरेक्ट करवा देते हैं, इंटरकलेट करवा देते हैं, जो कि डीएनए के स्ट्रक्चर को जो कि आपके पास बन रहा होता है उसको जाके इनहिबिट कर देती है। ठीक है, एक ये छोटा सा ये कंसेप्ट था। अब हम आते हैं हमारे पास कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं। अब आपको पता चल गया। तो हमारे पास इसमें सबसे पहले जो ड्रग्स होंगी वो मैथोट्रिक्सेट, मैथोट्रिक्सेट के बाद हमारे पास हाइड्रोक्सी यूरिया, हाइड्रोक्सी यूरिया। ठीक है जी। फर्दर हमारे पास जो ड्रग है 5 फ्लोरोयूरासिल। ठीक है जी, तीसरी। फिर उसके बाद हमारे पास 6 मरकेप्टोप्यूरिन, MR लिख देते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कौन सी ड्रग होगी, क्लेड्राबीन, क्लेड्राबीन। फर्दर हमारे पास सिट्राबीन। ठीक है, ये जो ड्रग है ये होगी हमारे पास। तो मोस्ट कॉमनली यही ड्रग हैं जो कि आपके पास एज अ एंटी मेटाबोलाइट काम करेंगी, और ये आपके पास डीएनए की रेप्लिकेशन को रोकेंगी, डीएनए को हमारे पास रेप्लिकेट नहीं होने देंगी, और कुछ इस तरह का काम करेंगी। और डीएनए के रेप्लिकेशन को किस तरह से रोकती हैं कि मिमिक कर देती हैं हमारे पास प्यूरीन पायरामिडीन के स्ट्रक्चर को। अब सबसे पहले हम बात करेंगे शुरू मैथोट्रिक्सेट से। तो मैथोट्रिक्सेट्स को हमने इसका जो पाथवे पहले ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कोई नई बात नहीं होगी आपके लिए। हमने जो विटामिन B12 डेफिशिएंसी का एनीमिया पढ़ा था ना, मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया, तो उसमें हमने आपको एक जो पाथवे बना के दिखाया था, वही बात जो है वो उसको हम दोबारा से रिपीट करेंगे। हमारे पास होता क्या है कि यूरिडीन, यूरिडीन हमारे पास ये कन्वर्ट होती है किसमें, थाइमडीन में। और थाइमडीन हमारे पास, अब ये जो थाइमडीन है इसका क्या काम है कि ये जो थाइमडीन है ये आगे फर्दर डीएनए बनाएगी, आगे डीएनए में इंसर्ट होती है, इंटरकलेट होती है, वो आगे डीएनए की फॉर्मेशन होती है। लेकिन आपके पास इस पाथवे को यहाँ पे यूरिडीन को थाइमडीन में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए होता है, हमारे पास इसके लिए कार्बन चाहिए होता है। ठीक है, कार्बन चाहिए होता है। कार्बन अगर यूरिडीन में ऐड करेंगे तो वो थाइमडीन बन जाएगा। अब ये जो कार्बन होता है वो कहाँ से आता है, वो आपके पास आता है N5N10 टेट्रा हाइड्रोफोलेट। ठीक है, और ये जो कार्बन हमारे पास इसको डोनेट करता है, यूरिडीन को डोनेट करेगा कार्बन, और यूरिडीन कन्वर्ट हो जाएगी थाइमडीन में, और ये जो स्ट्रक्चर होगा दोबारा से बन जाएगा डाईहाइड्रोफोलेट। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफोलेट दोबारा से डाईहाइड्रोफोलेट बन जाता है। अब यहां पे जो इंजाइम एक्ट कर रहा होता है इसको बोलते हैं थाइमिडाइलेट सिंथेज, थाइमिडाइलेट सिंथेज, सिंथेज। ठीक है, डाईहाइड्रोफोलेट फर्दर आपके पास क्या होता है कि कन्वर्ट होता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में दोबारा से, और दोबारा से टेट्राहाइड्रोफोलेट कन्वर्ट होता है N5N10 टेट्राहाइड्रोफोलेट में। और ये पाथवे जो होता है वो प्रॉपर प्रॉपर चल रहा होता है, कंटिन्यूस हो रहा होता है, ये पाथवे जो चल रहा होता है, ताकि फर्दर आपके पास जो डीएनए की फॉर्मेशन है वो होती रहे। अब हमारे पास मेथोट्रेक्सेट पता क्या करती है, अब ये जो डाईहाइड्रोफोलेट है, डाईहाइड्रोफोलेट हमारे पास ये बनता है फोलेट से, फोलेट कन्वर्ट होता है डाईहाइड्रोफोलेट में। मेथोट्रेक्सेट हमारे पास इस यहां पे एक्ट करेगी, डाईहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करता है एक एंजाइम जिसको बोलते हैं डाई हाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, अब हमारे पास मैथोट्रेक्सेट क्या करती है कि इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। मैथोट्रेक्सेट क्या किया कि इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। जब इस एंजाइम को इनहिबिट कर दिया तो ये जो पाथवे था वो आपके पास फर्दर आगे कंटिन्यू नहीं होगा, आपके पास टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा। अगर टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा तो हाउ N5N10 टेट्राहाइड्रोफोलेट ये कैसे बनेगा, अगर ये नहीं बनेगा तो हमारे पास यूरिडीन को जो कार्बन चाहिए था वो कहां से मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। अगर यूरिडीन को कार्बन नहीं मिलेगा तो वो थाइमडीन में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक हो गया, तो ये जो सारे का सारा पाथवे होता है वो यहाँ पे रुक जाता है। ठीक हो गया, तो ये था हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका, मैथोट्रेक्सेट का। अब हमारे पास मैथोट्रेक्सेट का हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो देख लिया कि हमारे पास ये डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होने दे रही, डीएनए की फॉर्मेशन को रोक रही है। अब हम इसको कब यूज करते हैं, कौन कौन सी कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं, ल्यूकीमियास, ल्यूकीमियास, लिम्फोमास। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कोरियो कार्सिनोमा, कोरियो कार्सिनोमा।
और फर्दर हमारे पास इसके नॉन न्यूप्लास्टिक हमारे पास यूजेस भी हैं। नॉन न्यूप्लास्टिक, इस बात का क्या मकसद होगा कि अदर देन कैंसर सेल के हमारे पास, अगर कैंसर के अलावा हम इसको यूज कर रहे हैं, कहां कहां यूज करेंगे? हम इसको यूज करते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। हमारे पास एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमनली जो फेलोपियन ट्यूब होती है ना उसमें हो जाती है, ट्यूबल प्रेगनेंसी, ट्यूबल प्रेगनेंसी भी उसको कहा जाता है, ठीक है। उसके अलावा मेथोट्रेक्सेट को मेडिकल एबॉर्शन के लिए भी यूज किया जा सकता है, मेडिकल एबॉर्शन विद द एडिशन ऑफ मीजोप्रोस्टोल, मेडिकल एबॉर्शन में यूज करेंगे। फर्दर हमारे पास जो ड्रग्स एंटी एज अ इम्यूनोसुप्रेसेंट भी यूज करते हैं, इम्यूनोसुप्रेसेंट। इम्यूनोसुप्रेसेंट का क्या मतलब है कि ये इम्यूनिटी के लिए हमारे पास जो इम्यून सेल्स होते हैं ना उनको भी ये कम करती है, सुप्रेस करती है। किस किस डिजीज में? रुमेटाइड आर्थराइटिस में यूज करेंगे, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में हम यूज करेंगे, उसके अलावा वेस्कुलाइटिस, तो इसमें भी हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये जो ड्रग है ये बहुत अहम है, और इसको आपने ये जो एमसीक्यूज के लिहाज से मोस्ट कॉमन चीजें हैं ना वो ये हैं कि हम मेथोट्रेक्सेट को और किस लिए यूज करते हैं? एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए। उसके अलावा दूसरा एमसीक्यूज ये है कि मेथोट्रेक्सेट जो है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो एंजाइम है इसको इनहिबिट करती है, ठीक हो गया, ये आपको बात पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास इसकी अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो साइड इफेक्ट चार कॉमन होंगे। कौन कौन से होंगे? सबसे पहले डायरिया, उसके अलावा हमारे पास एलोपेशिया, उसके अलावा हमारे पास क्या होगा कि बोन मैरो सुप्रेशन, ये तीन हो गए, और हाइपर यूरेसीमिया, ये चार कॉमन है। इसके अलावा हमारे पास ये क्या करती है ये ड्रग, ये करवाएगी म्यूकोसाइटिस, म्यूकोसाइटिस इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस, ठीक है। और माउथ अल्सर जो है मोस्ट कॉमन होते हैं। अगर कोई पेशेंट जो है वो मेथोट्रेक्सेट ले रहा है तो माउथ अल्सर्स जो होंगे वो उसको बहुत ज्यादा कॉमन होंगे। फर्दर आपके पास पल्मोनरी फाइब्रोसिस ये ड्रग करवाती है। और फर्दर हमारे पास ये जो, क्योंकि हमारे पास फोलेट का मेटाबॉलिज्म जो होता है ना, फोलेट की भी डेफिशिएंसी काज करवा देती है, तो इस वजह से हमारे पास टेरेक्टोजेनिक इफेक्ट भी हो सकता है, टेरेक्टोजेनिक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। टीरेटोजेनिक अफेक्ट किस तरह से पता चलता है कि किसी पेशेंट को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है? तो हम अगर बेबी के मतलब के चेक करने से मतलब बर्थ से पहले चेक करते हैं, कैसे? एमनियोटिक फ्लूइड को हम एनालिसिस करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड में क्या मिलता है कि हमारे पास उसमें एसिटाइल कोलिन, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास क्या मिलेगा दूसरे नंबर पे? अल्फा फीटोप्रोटीन, ये दो हमारे पास जो प्रोडक्ट है ना वो एमनियोटिक फ्लूइड में मिलती हैं अगर किसी पेशेंट को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है। अब हमारे पास बात कर रहे थे मेथोट्रेक्सेट की, दोबारा से हम आते हैं तो क्या क्या इसका इफेक्ट था हमने देख लिया। साइड इफेक्ट हम देखते हैं कि मोस्ट कॉमन, ये आपके पास एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज आ सकता है कि हमारे पास कौन सी ऐसी ड्रग है जो म्यूकोसाइटिस करवाती है, पल्मोनरी फिब्रोसिस और टेरेटोजेनिक इफेक्ट जो हैं ये मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हैं। अब यहाँ पे उसने फर्स्ट एड पे एक बात लिखी है कि मेथोट्रेक्सेट के इफेक्ट को रिवर्स करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको ल्यूकोवोरिन देते हैं, पेशेंट को ल्यूकोवोरिन देंगे, ल्यूकोवोरिन। तो ल्यूकोवोरिन का क्या काम है? तो ल्यूकोवोरिन आपके पास डायरेक्टली टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब आपके पास होता क्या था कि मेथोट्रेक्सेट इस पाथवे को इनहिबिट कर रही है। अगर डाईहाइड्रोफोलेट टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बन रहा तो आपके पास हम क्या करेंगे कि ल्यूकोवोरिन देंगे, ठीक है। ल्यूकोवोरिन देंगे तो आपके पास ये डायरेक्टली टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जो पाथवे होगा वो फर्दर आपके पास जो होगा वो नॉर्मल रन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मेथोट्रेक्सेट के इफेक्ट को इस तरह से हम रिवर्स कर सकते हैं। अगर मेथोट्रेक्सेट की वजह से आपके पास डीएनए की फॉर्मेशन नहीं हो रही तो ल्यूकोवोरिन दें, ल्यूकोवोरिन डायरेक्टली टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट होगी और ये जो पाथवे होगा वो फर्दर आगे आ जाएगा। अच्छा, अब दोबारा यहाँ पाथवे चल रहा है, अब इधर से आगे फिर ये आपके पास जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज नहीं है तो फर्दर आपके पास ये पाथवे फिर कैसे बनेगा? तो ये दोबारा से ल्यूकोवरीन, दोबारा से टेट्राहाइड्रोफोलेट, तो ये आपके पास डायरेक्टली टेट्राहाइड्रोफोलेट बनाती रहती है और ये जो पाथवे होता है वो दोबारा से कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है जी। अब हमारे पास इसी के ऊपर हम दूसरी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बात कर लेते हैं उसकी, कि ये जो आपके पास है 5-फ्लोरोयूरासिल, ये जो ड्रग होती है ये आपके पास एनालॉग है यूरेडीन का, बिल्कुल आपके पास इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है यूरेडीन के। तो आपके पास इस पाथवे में इसकी जगह, यूरेडीन की जगह क्या होता है कि ये आके इस पाथवे में आके लग जाता है, ठीक है।
इस पाथवे में यूज होना शुरू हो जाता है। जब यूरिडीन की जगह 5-फ्लोरोयूरासिल आके लगेगा तो वो आपके पास इस इंजाइम को इनहिबिट कर देता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ 5-फ्लोरोयूरासिल क्या होगा, वो आपके पास इनहिबिट कर रहा है किसको, इनहिबिशन, ये इनहिबिट का साइन है, किसको, थाइमाडाइलेट सिंथेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, ठीक है। और अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेथोट्रेक्सेट, तो वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है, लेकिन जो पाथवे है वो सेम ही है। अब हम 5-फ्लोरोयूरासिल जो होती है ड्रग, ये कब कब यूज करते हैं, हमारे पास मोस्ट कॉमनली इसको यूज किया जाता है कोलोन कैंसर में, कोलोन कैंसर में यूज किया जाता है। और इसका साइड इफेक्ट मैंने पहले बता दिए, सब के आपने वो सेम रखने, वो आपको पता होना चाहिए। इसका एडिशनल ये है कि हैंड फुट सिंड्रोम देखने को मिलेगा इसमें, हैंड फुट सिंड्रोम, ठीक है जी। हैंड फुट सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली, और यही एमसीक्यूज पूछा जाएगा। ये जितनी भी हम ड्रग पढ़ रहे हैं ना, इसमें हमारे पास मोस्ट कॉमन चीज ये है कि इनके जो साइड इफेक्ट हैं वो हमें आने चाहिए। तो हैंड फुट सिंड्रोम जो होता है 5-फ्लोरोयूरासिल में, प्यूरिटिक रैशेस बन जाएंगे हाथों और पाँव के ऊपर उस पेशेंट के। दो बातें जो हैं वो ड्रग के साथ रिलेट होती हैं हमेशा, जब भी सिनेरियो में पूछा जाता है, या उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाता है या उसका साइड इफेक्ट पूछा जाता है। क्लिनिकल यूज जो होते हैं वो मोस्ट मतलब प्रोबेबिलिटी होती है कि ज्यादातर वो ड्रग जो होती हैं जो सिस्टमेटिकली यूज होती है ना, मतलब जैसे मेटफॉर्मिन वगैरह इस तरह की जो ड्रग होती हैं, ये जो एंटी कैंसर ड्रग है ना, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और प्लस इसका साइड इफेक्ट जो है, वो दो बातें आपको पता होना चाहिए। 5-फ्लोरोयूरासिल आपके पास क्या होती है, मिमिक करती है यूरिडीन को, और इस पाथवे में आके अटैच हो जाएगी, मतलब कि इसकी जगह ले लेगी। इसको बोलते हैं कम्पिटेटिव, मतलब कम्पिटेटिवली उसने उसकी स्पेस ले ली है। तो कंपटीशन के नतीजे में एंड पे क्या होगा कि ये जो एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देगी। और मेथोट्रेक्सेट आपके पास डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो एंजाइम है इसको इनहिबिट करती है, ये पाथवे जो होता है वो इनहिबिट हो जाता है। दो ड्रग्स हमने पढ़ ली हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अच्छा, एक और बात उसने बुक में लिखी हुई है कि 5-फ्लोरोयूरासिल जो है ना, अगर किसी पेशेंट को जैसे ल्यूकोवोरिन हमने दिया, तो ल्यूकोवोरिन क्या करेगा कि मेथोट्रेक्सेट के इफेक्ट को रिवर्स कर देगा। लेकिन इसके अपोजिट क्या होता है कि आपके पास 5-फ्लोरोयूरासिल के जो एक्शन होता है इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। जाहिर बात है, आपके पास थायरो टेट्राहाइड्रोफोलेट बार बार आपके पास क्या होगा कि N5N10 टेट्राहाइड्रोफोलेट बनाएगा, तो ये जितना जितना ज्यादा आएगा, ऊपर से क्या हो रहा है 5-फ्लोरोयूरासिल आ रहा है, तो वो ज्यादा उसको इनहिबिशन करना शुरू कर देगा। तो ल्यूकोवोरिन जो है वो आपके पास 5-फ्लोरोयूरासिल जो है उसके एक्शन को इनहांस करता है, ठीक है। और मेथोट्रेक्सेट जो है उसके एक्शन को डिक्रीज करता है। मेथोट्रेक्सेट के एक्शन को डिक्रीज करेगा, 5-फ्लोरोयूरासिल के एक्शन को इनहांस करेगा, ठीक है। दो ड्रग हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे पास जो हमने बात की थी, क्लेड्रिबीन। क्लेड्रिबीन हमारे पास ये जो ड्रग है, ये मोस्ट कॉमनली आपको अगर मेमोरी में आपकी होगा तो पहले हमने कहाँ पढ़ा हुआ है इसको, हेरी सेल ल्यूकीमिया में हमने पढ़ा था। हेरी सेल ल्यूकीमिया क्या होता है, हमारे पास हेरी लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, साइटोप्लाज्मिक हेयर लाइक प्रोजेक्शन बनती हैं, तो उसमें हम क्लेड्रिबीन देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है कि ये आपके पास प्यूरीन एनालॉग है। प्यूरीन एनालॉग मतलब कि आपके पास सेम एज अ प्यूरीन की तरह का स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। तो प्यूरीन में भी हमारे पास जो एडिनोसिन होता है ना, एडिनिन, एडिनिन ये जो न्यूक्लिक बेस होती है, नाइट्रोजनस बेस होती है, इसके साथ मिमिक करता है। और इसकी जगह आपके पास क्या होगा कि डीएनए में अटैच हो जाएगा। जब डीएनए में अटैच होगा तो फर्दर आपके पास जो डीएनए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है ना, उसको इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो ड्रग है और इसका जो साइड इफेक्ट है वो कॉमन जो हमने बात की हुई है, मोस्ट कॉमनली यूज कब करते हैं, हेरी सेल ल्यूकीमिया में, सिट्राबीन। ये हमारे पास जो ड्रग होती है सिट्राबीन, ये हमारे पास पायरामिडीन एनालॉग है, पायरामिडीन एनालॉग है। मोस्ट कॉमनली मिमिक करती है स्ट्रक्चर को हमारे पास साइटाडीन, साइटाडीन के स्ट्रक्चर को मिमिक करेगी। और क्या होगा कि हमारे पास डीएनए में जाके इंटरक्लेट करेगी, साइटाडीन की जगह इनहिबिट किसको करेगी, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगी, पॉलीमरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। और हमारे पास इसको कब कब यूज करते हैं, ल्यूकीमियाज और लिम्फोमा, मोस्ट कॉमनली एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया और लिम्फोमा, इन दोनों कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। आखिरी बात हमारे पास ये जो एंटी मेटाबोलाइट्स हैं उसके रिलेटेड ये है
कि एक ड्रग होती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी यूरिया। हाइड्रोक्सी यूरिया। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से पहले जो मोस्ट कॉमन बात जो पहले हम पढ़ चुके हैं, जो मैंने आपको बताई थी, तो कहाँ इसको यूज करते हैं? सिकल सेल अनीमिया में। तो सिकल सेल अनीमिया में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये था कि ये जो हीमोग्लोबिन एफ थी उसको इंक्रीज कर देती थी, फीटल हीमोग्लोबिन के लेवल को ये इंक्रीज कर देती है हाइड्रोक्सी यूरिया। अब ये जो आपके पास इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये अनक्लियर है कि किस तरह से ये काम करती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यहाँ पे सिकल सेल अनीमिया में इसका जो एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो यही है कि हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन के लेवल को इंक्रीज कर देती है। अदरवाइज ये क्या करती है कि ये आपके पास एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड रिडक्टेज, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड रिडक्टेज, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है हाइड्रोक्सी यूरिया। और ये एंजाइम करता क्या है? ये आपके पास राइबो न्यूक्लियोटाइड को डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है। अब हमारे पास जो राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है ना, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड किस तरह से स्ट्रक्चर बनता है उसका। दो, मैंने कहा कि उसमें आपके पास रिंग होते हैं न्यूक्लियोटाइड में, उसके साथ हमारे पास क्या अटैच होती है? राइबोस शुगर अटैच होती है। और फर्दर हमारे पास क्या होता है कि उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। ये आपके पास है एक न्यूक्लियोटाइड। और अब इसको हम राइबो न्यूक्लियोटाइड इस वजह से कहेंगे क्योंकि इसके पास जो है वो दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हैं। अगर सेम स्ट्रक्चर है, सेम बिल्कुल यही स्ट्रक्चर इधर हम बनाएं, लेकिन हमारे पास दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच ना हो बल्कि एक को रिमूव कर दिया जाए, तो अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिमूवल कर दिया तो इसको हम कहेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और ये जो काम होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव होता है, ये एंजाइम करता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड रिडक्टेज, ठीक है। अब हाइड्रोक्सी यूरिया क्या करेगी? इसको इनहिबिट कर देगी। अब ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड ये यूज होती है आपके पास डीएनए की फॉर्मेशन में, और ये आपके पास राइबो न्यूक्लियोटाइड आरएनए की फॉर्मेशन में। तो हमने क्या किया? हाइड्रोक्सी यूरिया दी, तो फर्दर हमारे पास जो डीएनए की फॉर्मेशन के लिए डाई डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड वो हम नहीं बनने देंगे, तो जिस तरह से डीएनए की जो फॉर्मेशन होगी वो रुक जाएगी। इसको हमने कहाँ कहाँ यूज करना है? एक तो हम मैंने बता दिया कि सिकल सेल में। सिकल सेल में किस वजह से? क्योंकि वहां पे एचबीएफ को इन्हांस कर देती है, एचबीएफ के लेवल को इन्हांस कर देती है। ये एमसीक्यूज है, ठीक है, ये हमेशा पूछा जाएगा। फर्दर इसके अलावा हमारे पास पोलीसाइथीमिया वेरा, पोलीसाइथीमिया रेड ब्लड सेल जो थे ओवर प्रोडक्शन हो रही थी, हम पढ़ चुके हैं इसमें माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर में। तो पोलीसाइथीमिया में, और उसके अलावा मतलब मोस्ट कॉमनली माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर जो है ना, माइलो प्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर जो है उनमें हम इसको मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है वो है हमारे पास 6-मरकेप्टोप्यूरिन, थायोप्यूरिन जिसको कहा जाता है, थायोप्यूरिन, ठीक है। अब ये थायोप्यूरिन, जैसे कि इसमें एजिथोप्रीन है, एजिथोप्रीन, ये आपके पास कन्वर्ट होती है 6-मरकेप्टोप्यूरिन में, ठीक है। और 6-मरकेप्टोप्यूरिन आपके पास, 6-मरकेप्टोप्यूरिन आगे जाके हमारे पास ये डीएनए में एक्टिव मेटाबोलाइट के तौर पे, मतलब कि ये डीएनए में इंसर्ट हो जाता है, इंटरकलेट हो जाता है, ठीक है। मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 TG में, ठीक है। और हमारे पास ये बन जाएगा इसके एक्टिव मेटाबोलाइट, मेटाबोलाइट। और ये क्या करेंगे? ये डीएनए को डैमेज करते हैं। ये जो 6 TG बनता है ना, इसके जो एक्टिव मेटाबोलाइट होते हैं 6-मरकेप्टोप्यूरिन के। लेकिन 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 यहाँ पे जो असल चीज वो ये है कि यहाँ पे एक इंजाइम होता है जो कि ये काम करवाता है, ठीक है। उसका नाम है HGPRT, ठीक है, हाइपोजेंथीन गुआनिन फॉस्फोराइबोन राइबोसाइल ट्रांसफरेज। ये इंजाइम होता है जो कि 6-मरकेप्टोप्यूरिन प्यूरिन को कन्वर्ट कर देता है 6 TG एक्टिव मेटाबोलाइट्स में। प्यूरिन सेल्वेज पाथवे जो है ना, ये उसके साथ इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना वो रिलेट है। वो आपके पास, मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, आपके पास PPRP एक आपके पास ये प्रोडक्ट होती है। और ये क्या करती है? ये आपके पास पकड़ती है गुआनिन को या हाइपोजेंथीन को,
ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर देगी फर्दर आईएमपी में, और आईएमपी आगे आपके पास जीएमपी, फर्दर इसमें कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे जो एंजाइम यूटिलाइज होता है वो होता है HGPRT। अब ये जो मैंने मेटाबॉलिज्म लिखा है ये वाला, ये तकरीबन सेम है। अब हमारे पास ये PRP, ये प्रोडक्ट थी, इसने इस एंजाइम को यूटिलाइज किया HGPRT को। अब ये पता क्या करवाती होती है, ये आपके पास गुआनिन, ये वाली जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, ठीक है, और ये हाइपोजेंथिन, इसको यूटिलाइज करवाती है। लेकिन यहां पे हमने क्या किया, हमने थायोप्यूरिन्स ड्रग दी, तो वो इनकी जगह आपके पास क्या करेंगी, कॉम्पेटिटिवली इसके साथ आके एडजस्ट हो जाएंगी कि 6 मरकैप्टोप्यूरिन आपके पास यहाँ पे ये PRP के साथ अटैच हो जाती है, और फर्दर आपके पास ये IMP, आगे फर्दर IMP बनना होता है ना, इस ये लगेगा तो IMP बनेगा, लेकिन IMP की जगह पता क्या होता है, ये बन जाता है 6 TG एक्टिव मेटाबोलाइट्स, और वो आगे फर्दर आपके पास DNA को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा आपको समझाने का मकसद ये था। जो MCQs आएगा वो इसका ये आएगा कि हमारे पास ये जो ड्रग होती है ना, उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो किस तरह से होता है और वो क्या करती है। ये जो 6 मरकैप्टोप्यूरिन है, ये एक्टिव मेटाबोलाइट तो बना दिए इसने, लेकिन ये बॉडी से एक्सक्रीट भी तो होती है ना, ड्रग की सक्रीशन भी होती है, कोई भी ड्रग है तो बाद में उसकी सक्रीशन भी होगी, तो इसकी प्रॉपर सक्रीशन होती है। तो सक्रीशन किस तरह से होती है, हमारे पास जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है, जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम जो है ना, वो इसकी इनहिबिशन करवाएगा, इसको दोबारा से बॉडी से इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक हो गया। अब MCQs ये आएगा कि अगर कोई बंदा जो है वो एलोप्यूरिनोल ले रहा है, पहले कहां बात हुई थी एलोप्यूरिनोल की, एलोप्यूरिनोल ये बात हुई थी जब मैंने आपको शुरू में लेक्चर के शुरू में क्या पढ़ाया था, ड्रग में इसको हमने एक्टिव मेटाबोलाइट तो बना लिया। अब MCQs को हम डिस्कस करने लगे हैं कि वो कह रहा है कि अगर किसी बंदे ने ये ड्रग यूज कर रहा है, वो 6 मरकैप्टोप्यूरिन, ठीक है जी, उसने कहा कि बंदा एंटी कैंसर ड्रग पे था और वो 6 मरकैप्टोप्यूरिन यूज कर रहा है, इसके साथ साथ वो हमें ये कह रहा है कि वो बंदा जो है वो गाउट का पेशेंट है। गाउट में क्या होता है कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो उसमें हम क्या देते हैं, एलोपेरिनोल देते हैं। एलोप्यूरिनोल ये जो ड्रग होती है ना, ये क्या करती है, ये इसको इनहिबिट कर देती है, हाँ, जेंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देती है। अब अगर एलोप्यूरिनोल भी था बंदे की बॉडी में और साथ 6 मरकैप्टोप्यूरिन भी थी, तो इसका जो मेटाबॉलिज्म था ना, ये जो यहाँ पे जाके इसके इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स बन रहे थे, वो इस तरह इनएक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि वो एंजाइम ही इनहिबिट कर दिया। इनहिबिट किसने किया है, एलोप्यूरिनोल में, वो बंदा साथ ये ड्रग भी ले रहा था, तो इसके नतीजे में इसकी जो टॉक्सिसिटी होगी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो नट शेल में दोबारा बात पे आते हैं, असल बात क्या कर रहे हैं कि अगर कोई बंदा 6 मरकैप्टोप्यूरिन ड्रग ले रहा है और साथ उसकी गाउट की ट्रीटमेंट चल रही है, पूरी ड्रग का नाम नहीं लेगा वो एलोपेरिनल, वो कह रहा है कि गाउट की ट्रीटमेंट चल रही है, तो आपके पास क्या हो गया कि उसकी CBC पे जब जब देखा ना, वो कहेगा CBC पे उसके व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल जो थे वो सारे के सारे डिक्रीज हो गए। तो मेन वजह ये होगी कि एलोप्यूरिनोल जो है वो आपके पास इसकी एक्सक्रीशन को इनहिबिट कर रही है, क्योंकि जेंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर रही है। ठीक हो गया, तो ये आपके पास MCQs है। जल्दी से हम बुक पे आते हैं, और जो जो बातें अहम है वो आपको मैं हाईलाइट करवा देता हूँ, ठीक है, जो कि आपने अभी से हाईलाइट करनी है, और जब भी आपने दोबारा इस पेज पे आना है तो वो कभी नहीं भूलनी। ये आपका MCQs है, 6 मरकैप्टोप्यूरिन इज इनएक्टिवेटेड बाय जेंथीन ऑक्सीडेज, इंक्रीज टॉक्सिसिटी विद एलोप्यूरिनोल और फिबोक्सोटेट। ठीक है, ये दोनों की दोनों ड्रग जो हैं वो जेंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करती हैं, तो इस नतीजे में टॉक्सिसिटी जो होगी वो बढ़ जाएगी। एक MCQs आ गया, ये कंफर्म MCQs है, हमेशा आएगा। ठीक है जी, इसके अलावा इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो थोड़ा मतलब ये चलें आप याद कर लें कि मैंने आपको बता दिया, विच इज देन एक्टिवेटेड बाय HGPRT, वो आप दोबारा से उसको टैली कर लीजिएगा लेक्चर के साथ। क्लेड्रीबीन, उसके साथ ये जो मोस्ट कॉमनली ये MCQs है, ये MCQs है, कंफर्म आएगा कि हेरी सेल ल्यूकीमिया को किस ड्रग से हम ट्रीट करते हैं, तो क्लेड्रीबीन। 2 MCQs हो गए। यहां से प्यूरिन एनालॉग है, वो बात मैंने आपको बता दी है। फर्दर आपके पास सिट्राबिन, ये जो ड्रग है ये पायरामिडीन एनालॉग है, ठीक है जी, और इनहिबिट DNA पॉलीमरेज, वो बात हो गई है, ल्यूकीमिया AML। फर्दर 5-फ्लोरोयूरासिल, आपके पास ये वाला MCQs है कि हैंड फुट सिंड्रोम किस ड्रग की वजह से होता है, हैंड फुट सिंड्रोम, ये MCQs है, 5-फ्लोरोयूरासिल, और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये थाइमिडाइलेट सिंथेज इनहिबिटर है। किस तरह से, क्योंकि ये आपके पास यूरिडीन की जगह
कॉम्पिटेटिवली वहां पे जाके आपके पास एंजाइम को इनहिबिट कर देगी। डिक्रीज DTMP थाइमाडीन को इनहिबिट कर देगी। आपके थाइमाडीन बनना होता है ना इसके बाद, तो उसको इनहिबिट करेगी, डीएनए सिंथेसिस जो होगी वो कम हो जाएगी। इफेक्ट्स इनहांस विद द एडिशन ऑफ ल्यूकोवरीन, ये भी एमसीक्यूज आ सकता है। मैंने आपको बताया था कि इसका इफेक्ट जो होता है वो ल्यूकोवरीन के साथ किस तरह से बढ़ सकता है। ओके हो गया। फर्दर हाइड्रोक्सी यूरिया, हाइड्रोक्सी यूरिया में ये एमसीक्यूज है कि इसको सिकल सेल में क्यों देते हैं, ये एमसीक्यूज है आपके पास। हाइड्रोक्सी यूरिया सिकल सेल में क्यों देते हैं, क्योंकि ये हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन को इन्हांस कर देती है। इसके अलावा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि राइबो न्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज जो इंजाइम होता है ना उसको इनहिबिट करती है। लेकिन सिकल सेल में भी हम देते हैं, पॉलीसाइथीमिया वगैरह वो बाकी बातें वही हैं। मगैलोब्लास्टिक एनीमिया, ये भी एमसीक्यूज है। मगैलोब्लास्टिक एनीमिया आपके पास ये करवाती है हाइड्रोक्सी यूरिया। मेथोट्रिक्सेट हमारे पास इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करती है। ठीक है, इसको रिवर्स करवाने के लिए ल्यूकोवरीन देते हैं। उसके अलावा हमारे पास माउथ अल्सर करवाती है, मैकेनिज्म ऑफ आपके पास ये एमसीक्यूज है। ठीक है, उसके अलावा पल्मोनरी फाइब्रोसिस, पल्मोनरी फाइब्रो फोलेट डेफिशिएंसी, ये एमसीक्यूज है। फोलेट डेफिशिएंसी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, यहाँ पे हमारे पास इसके जो अदर देन लिम्फोमाज, न्यूप्लास्टिक, नॉन न्यूप्लास्टिक, इसकी जो इफेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में यूज करते हैं, मेडिकल एबॉर्शन के लिए मीजोप्रोस्टोल के साथ, रिमेटाइड आर्थराइटिस इम्यूनोसप्रेशन के तौर पे भी यूज करते हैं। दो ड्रग्स हैं जो कि हम उनको यूज करते हैं एज अ इम्यूनोसप्रेसेंट, एक मेथोट्रिक्सेट जो कि इंफ्लेमेटरी कंडीशन में यूज की जाती है, और दूसरी 6-mercaptopurine, ये भी रिमेटाइड आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, SLE, AL, स्टीरॉइड रिफ्रैक्टरी डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गन रिजेक्शन, वीनिंग फ्रॉम ग्लूकोकोर्टिकाइड्स। अगर कोई बंदा ग्लूकोकोर्टिकाइड्स नहीं लेना चाहता तो इसके नतीजे में हमारे पास, क्योंकि ग्लूकोकोर्टिकाइड का ओस्टियोपोरोसिस बहुत ज्यादा, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है वो ओस्टियोपोरोसिस होते हैं। अच्छा, अब इसकी जगह हम इसको यूज कर सकते हैं ऑल एस फेजिस स्पेसिफिक एक्सेप्ट क्लेड्रिबीन। क्लेड्रिबीन जो है वो आपके पास एस फेज पे जाके एक्ट नहीं करती, बाकी सारी की सारी जो है आपके पास एस फेज को जाके इनहिबिट करेंगी। जल्दी से हमारे पास ये जो ड्रग है हम 1 मिनट में सारी की सारी डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास नेक्स्ट जो क्लास है ड्रग्स वो है अल्काइलेटिंग एजेंट्स। एल्काइलेटिंग, ठीक है। एल्काइलेटिंग एजेंट्स जो हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबका ये है कि ये डीएनए में अल्काइल अल्काइल ग्रुप जो होगा ना उसको अटैच कर देंगे। ठीक है, CH अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप जो होगा ना उसको अटैच कर देंगे। अगर उसको अटैच कर देंगे तो इसके अटैच करने की वजह से होगा क्या, हमारे पास ये जो डीएनए है, ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए है, ठीक है जी। हमारे पास यहाँ पे 2 डीएनए, ये सही नहीं बना, 2 डीएनए हमारे पास। अब बॉडी में हमारे पास डीएनए की जब फॉर्मेशन होती है तो इसकी रेप्लिकेशन, फॉर्मेशन मतलब किस तरह से होती है कि डीएनए की प्रॉपर एप्लीकेशन होती है, रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, रेप्लिकेशन एग्जैक्ट कॉपी। और अगर रेप्लिकेशन जो है वो आपके पास एक्यूरेट नहीं हुई, 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं मिल रही, तो क्या होगा कि जो बॉडी में इंजाइम होते हैं वो क्या करेंगे कि डीएनए जो प्रॉपर 100% एक्यूरेट नहीं बना उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है जी। अब हमने क्या करवाया, हमने बॉडी के इंजाइम से डीएनए को डिस्ट्रॉय करवाया। तो किस तरह से करवाएंगे, एल्काइलेटिंग एजेंट पता क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि इसी इसी डीएनए के N7 गोआनीन, एक न्यूक्लियोटाइड है ना हमारे पास, गोआनीन है, तो गोआनीन के N7 कार्बन के ऊपर हम मिथाइल ग्रुप को अटैच कर देते हैं, अल्काइल ग्रुप को, किसी भी ग्रुप को अल्काइल ग्रुप को अटैच करते हैं। तो जब अल्काइल ग्रुप जो होगा उसको हम अटैच करेंगे तो उसके नतीजे में आपके पास क्या होगा कि जो डीएनए होगा वो आपके पास एबनॉर्मल स्ट्रक्चर होगा जो कि आपस में अटैच है। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है तो जो डीएनए के अपने हमारे पास बॉडी में सेल के अंदर जो अपने एंजाइम है, ये एबनॉर्मल जो डीएनए बना है क्योंकि बाहर से हमने अल्काइल ग्रुप को अटैच करवा दिया, तो ये इसकी डिस्ट्रक्शन करवा देगा। डिस्ट्रक्शन करवाने के नतीजे में जो सेल होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। इसको याद करने के लिए आपके पास एक निमोनिक है, वो ये है कि हमारे पास इफ बस नॉट प्रेजेंट, इफ बस नॉट प्रेजेंट देन साइकिल। ठीक है जी, अगर बस नहीं है तो फिर साइकिल। तो इफ से आपने याद रखना है हमारे पास आइफोस्फामाइड, आइफोस्फामाइड। बस से आपने याद रखना है बूसल्फान,
बुसल्फान। एन से आपने याद रखना है नाइट्रोज यूरिया, नाइट्रोज यूरिया। और इसमें आपके पास फर्दर क्लास आती हैं कार्मुस्टीन, मुस्टीन आएगा एंड पे, लूमुस्टीन। ठीक है, तो ये सारी ड्रग्स के नाम हैं इसमें। उसके अलावा प्रेजेंट से आपने याद रखना है प्रो कार्बाजीन। ठीक है, और एंड पे जो साइकिल था उससे आपने याद रखना है साइक्लोफोस्फामाइड, साइक्लोफोस्फामाइड। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सारी की सारी अल्कालेटिंग जो ड्रग हैं वो हमारे पास आ गई हैं, उसको हमने सम अप कर लिया सबको। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये आइफोस्फामाइड और साइक्लोफोस्फामाइड, ये जो दोनों ड्रग है ना, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, सबका सेम है, अल्काइल ग्रुप को अटैच करेंगे, डीएनए डैमेज हो जाएगा। फर्दर हमारे पास ये जो दो दो ड्रग है ना, साइक्लोफोस्फामाइड और प्लस आइफोस्फामाइड, इनके जो साइड इफेक्ट है, मोस्ट कॉमनली जो साइड इफेक्ट है ना, वो बहुत ज्यादा अहम है और 100% ये आपके पास पूछा जाएगा। सबसे पहले ये करवाएगा SIADH। ठीक है जी। उसके अलावा हमारे पास यही ड्रग जो है वो करवाती है फनकनी सिंड्रोम। फनकनी सिंड्रोम मैं डिस्कस करता हूं ये क्या क्या कंडीशन होती है। फर्दर ये जो ड्रग है वो करवाती है हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस करवाएंगी ये ड्रग। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास माइलोसुप्रेशन, वो जो सारे के सारे साइड इफेक्ट है ना वो वही कॉमन है, लेकिन इनके साथ ना दो साइड इफेक्ट और ज्यादा अटैच कर लें। चार तो हमें पता था ना, हाइपर यूरिसीमिया, डायरिया, एलोपेशिया और माइलोसुप्रेशन। इसके अलावा ये जो अल्काइलेटिंग एजेंट है ना, ये स्टेरिलिटी और प्लस हमारे पास इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर, कि हम इसको कैंसर के लिए यूज कर रहे हैं तो ये अदर कैंसर का रिस्क जो होती है ना, ये ड्रग्स जो होती हैं वो बढ़ा देती हैं। तो ये दो इसके तमाम अल्कलेटिंग जो एजेंट्स ड्रग हैं उन सब में 6 साइड इफेक्ट तो कॉमन होंगे। अब साइक्लोफोस्फामाइड और आइफोस्फामाइड जो है, SIADH, इसमें क्या होता है कि हमारे पास बॉडी में ADH का लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। व्हाट इज ADH? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम क्या होता है कि वो हमारे पास ये जो कोलेक्टिंग एंड पे कोलेक्टिंग ट्यूब्यूल है ना, यहाँ पे जाके हमारे पास V1 V2 रिसेप्टर जो होते हैं उस पे जाके ADH लगता है। और ADH क्या करेगा कि आपके पास नेफ्रॉन से वाटर की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। ठीक है, कि आपके पास क्या होगा कि सारे का सारा जो वाटर है वो आपके पास सर्कुलेशन में आ जाएगा। अगर वाटर सर्कुलेशन में दोबारा से आ जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन उसकी बढ़ जाएगी, तो उसके नतीजे में आपके पास जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स में H2O ज्यादा होगा। ठीक है, अगर H2O ज्यादा है तो आपके पास सोडियम का लेवल जो होगा वो कम हो जाएगा, तो हाइपोनेट्रीमिया होता है इसमें, यूवोलेमिक हाइपोवेट्रीमी, हाइपोनेट्रीमिया, यूवोलेमिक हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, SIADH में सवेयर इन अप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एक एक बात है, ये आपके पास करवाएगा आइफोस्फामाइड। दूसरा, सॉरी सॉरी, ये आपके पास जो है SIADH ये करवाते हैं साइक्लोफोस्फामाइड, ये साइक्लोफोस्फामाइड SIADH। और आइफोस्फामाइड फनकनी सिंड्रोम। फनकनी सिंड्रोम में आपके पास क्या होता है कि ये जो PCT है ना नेफ्रॉन में, प्रोक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो सेल होते हैं ना, ये इन सेल को जाके इनकी डिस्ट्रक्शन करवा देता है। तो यहां से जितनी भी हमारे पास प्रोडक्ट जो थी रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है, जैसे कि बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है जी, उसके अलावा हमारे पास क्या होगा कि बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन, उसके अलावा हमारे पास फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास पोटाशियम, तो मतलब उसके अलावा ग्लूकोज। तो हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट जो उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो अगर बाइकार्बोनेट कम है तो आपके पास क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। उसके अलावा हाइपोफॉस्फेटीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपो, और हमारे पास जो होगा हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये सारी कंडीशन जो होती हैं, मतलब PCT के जो सेल होते हैं ना उन पे जाके इफेक्ट करती है, इसको बोलते हैं फनकनी सिंड्रोम। हेम हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस इस तरह से होगा कि हमारे पास ये जो ड्रग होती है ना वो डायरेक्टली आपके पास आके एक्टिवेट नहीं होती, बल्कि पहले लीवर में आएगी। लीवर में P450 जो एंजाइम होगा ना, उसके नतीजे में फर्दर ये आपके पास एक्टिवेट होके नेक्स्ट कन्वर्ट होती है दो प्रोडक्ट में। एक होता है आपके पास एक्रोलिन, एक्रोलिन बनता है, और प्लस आपके पास बनता है फास्फोरामाइड मस्टिड, फॉस्फोरामाइड मस्टिड। ठीक है, तो ये जो आपके पास ये मस्टर्ड, ये जो प्रोडक्ट बनती है ना, ये आपके पास है साइटोटॉक्सिक, कि ये क्या करवा रही है कि ये सेल की डिस्ट्रक्शन करवा रही है। लेकिन ये जो एक्रोलिन बना है ना,
एक्रोलिन। ये एक्रोलिन जो है ये आपके पास क्या करवाएगा कि ये जो पेशेंट का ब्लैडर है ना, ये ब्लैडर को जाके डैमेज करना शुरू करवा देगा। ये एक्रोलिन जाके ब्लैडर को डैमेज करवाना शुरू कर देता है, तो जिसके नतीजे में ये जो पेशेंट होगा वो प्रेजेंट करेगा हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। कि ये जो पेशेंट होगा उसका जो यूरिन होगा उसको हीमाचूरिया, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। और ये आपके पास एमसीक्यूज है, हेमोरेजिक सिस्टाइटिस करवा देती है ये जो ड्रग होती है, साइक्लोफोस्फामाइड और आइसोफोस्फामाइड, आइफोस्फामाइड। अच्छा जी, ये तीनों की तीनों बातें जो है ना, ये आपने SIADH ये एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, एंडोक्राइन में भी पूछा जाएगा, और भी जगह जगह फानकनी सिंड्रोम ये पूछा जाएगा कि कौन सी ड्रग है, ये भी इसका बहुत ज्यादा अहम एमसीक्यूज है। और हेमोरेजिक सिस्टाइटिस, अब हेमोरेजिक सिस्टाइटिस इसको ट्रीट करने के लिए अगर कोई पेशेंट है ना, तो मतलब कि हमने हेमोरेजिक सिस्टाइटिस को प्रिवेंट करना है, तो इसकी प्रिवेंशन के लिए साथ हम उसको मेसना देते हैं। हमारे पास साथ उसको मेसना देते हैं। ये क्या करता है, ये एक्रोलिन को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक हो गया जी, तो दो ड्रग्स की बात हो गई है हमारे पास, कौन कौन सी, आइफोस्फामाइड और साइक्लोफोस्फामाइड। बाकी हमारे पास ये जो ड्रग है ना बुसल्फान, ये हम देते हैं मोस्ट कॉमनली मैरो एब्लिशन के लिए, बोन मैरो एब्लिशन के लिए, कि अगर किसी बंदे को बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करनी है ना, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के लिए उससे पहले जितना भी हमारे पास ब्लड सेल्स हैं उन सब को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो ये बुसल्फान मोस्ट कॉमनली इस कंडीशन में देती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही है, अल्काइल ग्रुप को अटैच कर देगी। इसके अलावा मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पल्मोनरी फिब्रोसिस, बाकी माइलोसप्रेशन वगैरह वो बातें सारी कॉमन है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस और हाइपर पिगमेंटेशन ये दो हैं, लेकिन पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो है ये एमसीक्यूज है, बुसल्फान ये करवाती है। नाइट्रोज यूरिया, ये जो हमारे पास ड्रग है कार्मुस्टीन लोमुस्टीन, ये हमारे पास जो ड्रग होती हैं ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। इसलिए हम इनको यूज करते हैं ब्रेन ट्यूमर्स में, ब्रेन ट्यूमर्स में। और इनका जो साइड इफेक्ट है वो CNS साइटोटॉक्सिसिटी जो है वो काज करवाती है एंड पे। प्रो कार्बाजीन ये जो ड्रग है ये आपके पास हॉजकिन लिम्फोमा और ब्रेन ट्यूमर्स जो है उनके लिए मोस्ट कॉमनली हॉजकिन लिम्फोमा के लिए यूज की जाती है प्रो कार्बाजीन। और इसका जो साइड इफेक्ट है डाइसल्फराम लाइक रिएक्शन, डाइसल्फराम लाइक रिएक्शन। ठीक है, दोबारा बुक पे आते हैं तो मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ। हमारे पास पल्मोनरी फिब्रोसिस करवाती है बुसल्फान, ठीक है, और इसको यूज करते हैं एब्लीट पेशेंट बोन मैरो एब्लीशन के लिए बिफोर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इसके अलावा हमारे पास साइक्लोफोस्फामाइड आइफोस्फामाइड ये SIADH फानकनी सिंड्रोम और हेमोरेजिक सिस्टाइटिस। ठीक है, होता क्यों है, होता इस वजह से है आपके पास एक्रोलिन, एक्रोलिन ये नहीं बोलना। और इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, मेसना। अब यहाँ पे दो बातें हुई हैं, एक आपके पास इसको ल्यूकोवरीन मेथोट्रिक्सेट के लिए ल्यूकोवरीन, और हमारे पास इन साइक्लोफोस्फामाइड और आइफोस्फामाइड के लिए मेसना। ये एमसीक्यूज है, बहुत अहम है ये आपके पास ये जो ड्रग है नाइट्रोजनस मस्टर्ड्स। फिर उसके अलावा ये जो कार्मुस्टीन और लूमस्टीन ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती हैं ब्रेन ट्यूमर्स के लिए, मोस्ट कॉमनली हम इनको यूज करते हैं। और इनका जो साइड इफेक्ट होता है CNS से रिलेटेड है, प्रो कार्बाजीन जो है ये मोस्ट कॉमनली डाइसल्फराम लाइक रिएक्शन जो है वो इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, हॉजकिन लिम्फोमा और नॉन हॉजकिन के लिए यूज